लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा इस चीज़ को। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये राइट आंसर है। जीन पियाजे के थ्रू ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टीचर गिव्स cutout of a square of different side length to her student. She asks them to trace the square on a graph paper and count the number of square boxes. She then asked her student to arrive at a relationship between the side length of square and number of boxes traced by them. Which of the following method is being used by teacher? तो टीचर कौन सी मेथड को यूज़ कर रहा है इसमें से? तो क्वेश्चन यहाँ पे भी रीड करते हैं। एक शिक्षिका है जो अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कटआउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों की रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए कहती है। सभी छात्र उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्या और भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहती है। ठीक है, तो टीचर जो होती है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है? तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं ये प्राइमरी का है पेपर, क्लास 1 to 5 है। मैथ में जो होता है हम लोग डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडक्टिव मेथड का यूज़ कर रही है, या व्याख्यान विधि का, निगमनात्मक विधि का, या प्रयोगात्मक विधि का। तो यहाँ पे वो जो होता है टीचर जो है यहाँ पे आगमन विधि का यूज़ कर रही है। क्वेश्चन के मीडियम से यही पता चल रहा है, क्योंकि वो पहले क्या करती है कि कहती है कि खानों को जो वर्ग वाले खाने उनको कट करो और उनको गिनो, और फिर उनके संख्या और भुजा की लंबाई के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कहती है। तो ये अगर टीचर कोई पहले मान लीजिए ये जिस चीज़ को बता रही है उसको फार्मूला बता देती किसी चीज़ का कि एरिया L/B है, तो उसके बाद ये वाला कंसेप्ट बताती तो हमारा ये हो जाता डिडक्टिव मेथड। ठीक है, लेकिन पहले जो होता है टीचर इस चीज़ को बता रही है कि ऐसा करिए, उसके बाद जो है वो आउटकम पे पहुँचेगी, वो फार्मूले पे आएगी। तो ये हमारा है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, चलिए इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल जाया जाता है। जैसे आप पता है कि पहले उदाहरणों के माध्यम से बताया जाता है बच्चों को, उसके बाद उसका रूल जो है वो बताया जाता है। बल्कि डिडक्टिव में क्या होता है, यानी निगमनात्मक विधि में पहले जो होता है बच्चों को रूल नियम बता दिए जाते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के मीडियम से समझाया जाता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मार्क कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, Which of the following statement is true about the use of technology in teaching and learning of mathematics? तो कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो मैथमेटिक्स को टीच करने में और बच्चों को अच्छे से सिखाने में हेल्पफुल होगी? सही है, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी डिक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक टीचर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, टीचर की इम्पोर्टेंस को डिक्रीज़ कर दे रही है। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट मैथमेटिक, इट इज़ सिंपली ए वे ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स। ठीक, स्टूडेंट विल नॉट प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चन विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी के यूज़ से तो वो और बच्चे जो होता है वो प्रैक्टिस करते हैं, और आजकल देख ही रहे हैं सारा कुछ ऑनलाइन है, तो बच्चे कितना यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी रिड्यूस द स्कोप ऑफ एक्सप्लोरेशन, तो सारी बातें निगेटिव में जा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ये राइट आंसर है। टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स नहीं है, और ये मैथमेटिक्स करने का एक सिंपल तरीका है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हिंदी मीडियम में है, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी जो होता है वो गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है या माध्यम है। ठीक है, तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, ए प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर राइट द फॉलोइंग 2 वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। देयर आर 11 बॉल इन वन बैग, 14 इन अदर, हाउ मेनी बॉल आर देयर इन टोटल। और दूसरा क्वेश्चन देती है, द प्राइस ऑफ ए टॉयज ऑफ कार 245, इफ़ द प्राइस इज इंक्रीज बाई 50, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ टॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द पर्पज ऑफ आस्किंग द अबव 2 वर्ड्स प्रॉब्लम। तो टीचर जो होती है वो 2 प्रॉब्लम देती है, मतलब क्वेश्चन 2 मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन देती है। तो ऐसा क्वेश्चन देने के पीछे टीचर का क्या पर्पज़ है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये बताना है। तो हम लोग ऑप्शन पहले रीड करेंगे, उसके बाद जो है वो सॉल्यूशन पे पहुँचेंगे। चलिए इसको हिंदी में भी रीड कर देती हूँ डायरेक्ट।
छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। या ऑप्शन नंबर 2, छात्र योग और व्याकरण के शाब्दिक प्रयोग के बीच अंतर करना सीखते हैं। या ऑप्शन नंबर 3, योग पर दी गई केवल 2 परिस्थितियां ही प्राथमिक स्तर पर योग की संरचना पढ़ाने के लिए पर्याप्त है। या ऑप्शन नंबर 4, दिए गए शाब्दिक प्रश्नों का लक्ष्य केवल शाब्दिक प्रश्नों में विविधता का योगदान देना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, केवल जब वर्ड जो आता है वो निगेटिविटी के साथ आता है। तो अगर क्वेश्चन में निगेटिव वर्ड नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो आप केवल वाले ऑप्शन को हटा दीजिएगा। योग और व्याकरण के शाब्दिक प्रश्नों के बीच अंतर करना सिखाएंगे, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा। छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है, कि ताकि वो जो है सिर्फ क्लास में ही ना सीखें, बल्कि क्लास के बाहर जो मैथमेटिक्स का यूज़ होता है उससे भी वो परिचित हों, भली बात ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 envision that the school mathematics take place in a situation where, तो नेशनल राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र प्रश्नों को हल पेंसिल पेपर तकनीक से करने में सक्षम है। तो पेंसिल पेपर चीज़ को जो है अभी थोड़ा सा एनसीएफ के मीडियम से अगर पूछा जा रहा है तो उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। सूत्रों और कार्य विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एनसीएफ ऐसा भी विचार नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 रीड करते हैं। छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभव के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों का मीनिंगफुल क्वेश्चन को प्रस्तुत करने और हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा है कि छात्र की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। गणित की परीक्षा में छात्र जो होता है वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये कोई हमारा मतलब स्थिति नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एनसीएफ का जो विचार है, विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहाँ बच्चे छात्र गणित को अपने वास्तविक जीवन के अनुभव से भाग से देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर है। मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प करते हैं बच्चों को कैसे मेक कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग। या ऑप्शन नंबर 2 इनेबल करते हैं चिल्ड्रन को डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड मैथमेटिक्स। या रिड्यूस ए वर्क ऑफ टीचर एंड ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम और ब्रेक बोर्ड। तो टीचर के वर्क को कम करने वाली कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये किसी भी तरह से मैथमेटिक्स में हेल्प नहीं करेगा। ठीक, चलिए, तो जैसा ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा वही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पैटर्न इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट एट प्राइमरी लेवल बिकॉज पैटर्न जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि पैटर्न आर अट्रैक्टिव टू लुक एट। तो अट्रैक्टिव को के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए यहाँ पे भी पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बनाने के लिए विविध सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यह पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न जो होता है वो जो ज्योमेट्री या अर्थमेटिक होता है उसकी बेसिक कंसेप्ट को डेवलप करते हैं पैटर्न्स। ठीक है, तो इसीलिए पैटर्न इम्पॉर्टेंट होता है प्राइमरी लेवल पे। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैथ की पेडागोजी बहुत टफ नहीं रहती है पेपर 1 के लिए, कभी कभी पेपर 2 के लिए टफ आती है। ए मैथमेटिक टीचर पोज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू दिस स्टूडेंट। एक मैथमेटिक टीचर होता है वो अपने बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूज बाई एनी 4 डिजिट बट विद द कंडीशन दैट द डिजिट 6 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
करेक्ट इन द अबव कंटेस्ट। तो टीचर जो होता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन वो क्यों पूछ रहा है कि जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, लेकिन वो शर्त भी देता है कि 6 जो होता है वो सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। तो टीचर ऐसा क्यों करना चाह रहा है? तो ऑप्शन हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। 53, it is an example of open-ended question. The data given in the question is insufficient to solve it. The question has unique answer to arrive which required to use logical thinking. तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, सच क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू बी आस्क्ड इन द क्लास, ए लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टेड इन सॉल्विंग देम। तो ठीक है, तो टीचर ऐसा कोई भी वर्क नहीं करेगा जहाँ पे जो होता है बच्चों का टाइम वेस्ट हो। वो कोई ना कोई अगर एक्टिविटी करा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। द क्वेश्चन हैज़ ए यूनिक आंसर टू अराइव विच रिक्वायर लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा लॉजिकली सोच पाएगा, इसीलिए टीचर जो होता है वो इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है ही, लेकिन पूछने का पर्पस क्या है कि वो लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करेगा, इसलिए टीचर जो होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तर्क चिंतन की आवश्यकता होती है ऐसे प्रश्नों के लिए, और बच्चा इस चीज़ को यूज़ करेगा, अपनी लॉजिकल पावर का भरपूर इस्तेमाल करेगा वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। जर्नल राइटिंग बाय स्टूडेंट एज ए मैथमेटिक असेसमेंट टूल फोकस ऑन। तो मैथमेटिक असेसमेंट टूल जो होता है छात्रों द्वारा जनरल लिखना, मतलब गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें या कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली समान समस्याओं को संबोधित करने पर छात्रों की गणितीय भाषा के सुधारने पर। तो गणित मूल्यांकन के लिए एक उपकरण जो इस पे केंद्रित नहीं करता है, छात्रों की गणितीय भाषा को सुधारने पर या छात्रों के प्रश्न हल करने के कौशल पर। ठीक है, तो आप किस चीज़ पर जो होता है आपका ध्यान केंद्रित रहेगा एक गणित के मूल्यांकन के करते समय। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। छात्रों को प्रोत्साहित करने की कि वो गणित के शिक्षण और अधिगम में संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। इनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है। चलिए, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट्री स्कूल मैथमेटिक टीचर डिसाइड टू मेक ए यूनिट प्लान ऑन ज्योमेट्री शेप। ही राइट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। तो वो जो होता है एक्सपेक्टेड आउटकम को राइट करती है। तो इसमें से कौन सा वैन हिले की ज्योमेट्री रीजनिंग को जो है होता है वो एसेस करती है, मतलब यूज़ करती है स्टूडेंट को एसेस करने के लिए। ठीक है, कौन से लेवल पर जो होता है बच्चा है। ठीक है, तो पहला है रिकॉग्नाइज वेरियस शेप, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस शेप, आइडेंटिफाई साइड एंगल एंड वर्टिसाइज ऑफ शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ वैन हिले ज्योमेट्री। तो वैन हिले का जो ज्योमेट्री था, मतलब उनका जो थ्योरी थी, इसमें बच्चा जो होता है वो किस लेवल पर है ये बताना है आपको, जिसमें वो जो होता है शेप को पहचानना सीख जाए और जो होता है साइड्स एंगल और वर्टिसाइज को पहचानना सीख जाए। तो वो किस लेवल पे है, तो क्या वो डिडक्शन लेवल पे है या एक मिनट या एक्सियोमेटिक लेवल पे है, विजुअलाइजेशन लेवल पे है, एनालिसिस लेवल पे है। ठीक है, तो जब बच्चा जो होता है रिकॉग्नाइज कर लेता है, वेरियस शेप को डिफ्रेंशिएट कर देता है और साइड एंगल और वर्टिसाइज को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वो एनालिसिस स्टेज पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अधिगम निर्णय करता है कि वे ज्यामितीय आकृतियों पर इकाई योजना बनाए। ये तो सेम क्वेश्चन है, हिंदी में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर था, वो एनालिसिस स्टेज पर है, यानी विश्लेषणात्मक स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस अप टू 10 इन चिल्ड्रेन। इनमें से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध यानी 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। तो
कौन सा इसमें अंतिम चरण है? ऑप्शन नंबर 1 है संख्या के क्रम का अधिगम, या संख्या को पढ़ाने और लिखाने का अधिगम, संख्या को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम, एक दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम। तो विकास के लिए अंतिम चरण कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। A teacher has given the following assessment to the children. Your friend was absent from the class and missed the lesson on area and perimeter. Write a letter to him explaining the difference between two. You can use diagram also. The purpose of giving such kind of task in mathematics. तो बच्चों को इस तरह का टास्क देने के पीछे जो है टीचर का क्या पर्पज़ रहता है, तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो टू नो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट टॉट, जो आपने सिखाया उसके अंडरस्टैंडिंग को देखना, या टू हेल्प दी एब्सेंट स्टूडेंट कंप्लीट हिज मिसिंग वर्क, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, टू टीच द स्टूडेंट हाउ टू राइट ए लेटर, या टू इन्हेंस स्टूडेंट्स मैथमेटिक कम्युनिकेशन, तो मे बी ये भी है। तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं हमारा 1 और 4 जहाँ पे होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका टास्क कंप्लीट करवाना कोई पर्पज़ नहीं होता है, और लेटर को राइट करवाने से मैथमेटिक्स का सवाल है, तो यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 पे हम लोग जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो 57 का ये हिंदी में है, 1 और 4 वाला आप लोग मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58। When posed with a problem on subtract for essay, a student respond, if it were 40 then the answer would be 60, but it's 45, so it 55, 155, 255, 34, therefore 44 minus 45 is 355. Which of the following statement is correct for the strategy used by student? तो स्टूडेंट ने जो है कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ किया है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन को हिंदी में भी रीड कर देती हूँ। व्यवकलन की एक समस्या जिसको माइनस कहते हैं, 400 माइनस 45 के सामने रखने पर विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो उसका उत्तर 60 होता, परंतु यह 45 है, इसलिए यह 55, 155, 235, 355 होगा, इसीलिए 400 माइनस 45 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्तियों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, यह युक्ति गलत है क्योंकि केवल मानक व्यवकलन कलन निधि का वांछनीय है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक स्टैंडर्ड कोई मेथड नहीं है जिससे हम लोग माइनस कर सकते हैं। माइनस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करती है। बिल्कुल व्याकलन पर आधारित इस समस्या को हल करने के लिए इस युक्ति का उपयोग करने पर विद्यार्थी को शून्य मिलेंगे। यह समस्या हल करने की हिट और ट्रायल विधि पर आधारित है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहा है बच्चा, या उसको ज़ीरो मार्क्स मिलने चाहिए, या जो होता है इट इज़ ए इनफॉर्मल लॉगरिथम एंड रिफ्लेक्ट स्टूडेंट मैथमेटिकल थिंकिंग प्रोसेस। तो बिल्कुल उसकी जो मैथ को करने की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि बच्चा जो होता है वो किस तरह से सोच रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और 0 नंबर देने वाला ऑप्शन वैसे भी आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और किसी भी बच्चे के किसी भी मेथड को आप गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 59 क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 9। निहाल हैज़ रिसीव्ड 78 परसेंटाइल मार्क इन ए मैथमेटिक टेस्ट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। उसने 78 परसेंटाइल मार्क्स जो है वो अटेंड कर लिया है, तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ये किस टेस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन नंबर 2 है क्राइटेरिया डिफरेंस टेस्ट, नॉर्म डिफरेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जिसमें परसेंटाइल मार्क की बात होती है वो नॉर्म डिफरेंस टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानक संदर्भित परीक्षण है, ठीक है, ये जिसमें सिर्फ अंकों के बेस पर जो है वो टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी फॉर कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ 3D शेप्ड, दे आर रैंडम सीक्वेंस
त्रिआयामी आकृतियों के कंसेप्ट के विकास को दर्शाने के लिए नीचे कुछ क्रियाक्रम का क्रम दिया गया है। ये आकृतियाँ एक अच्छे क्रम में हैं, तो इसको आप बताइए जो है कौन सा क्रियाकलाप जो है वो सही है 3D शेप को पढ़ाने के लिए। ठीक है, दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उसमें क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं। बिल्कुल सही है। खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना बिल्कुल सही है। जाल के प्रयोग से आकृतियाँ बनाना, ज्यामितीय उपकरण जैसे कि प्रकार, रूलर के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना, तो सारे ऑप्शन ठीक हैं। किसी भी तरह से अगर बच्चों को सिखाना है 3D शेप और सारे में लर्निंग की बात हो रही है किसी न किसी वे से, सारे ऑप्शन में हमारा लर्निंग की बात हो रहा है कि बच्चा किसी न किसी तरह से कर रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है, आकृतियों की रचना कर रहा है, आकृतियाँ बना रहा है, और तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी में बच्चा एक्टिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैथ पेडागोजी का सेशन ख़त्म होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग वृंदा क्लासेस। अगर आप लोगों को और सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और करवा दीजिएगा। ओके, बाय बाय।